स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के गवर्निंग लॉज हैं। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की थी और उसमें उसने एक बार मैग्नेट और एक कंडक्टिंग लूप अरेंजमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। यहाँ पर उसने गैल्वेनोमीटर अटैच की है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स उनमें रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस की, यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकती हैं या इनमें से एक दूसरे की तरफ मूव कर सकती है। तो चूंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और ये जो कंडक्टिंग लूप है, जैसे ही ये इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी। तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जैसे ही लूप और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज होता है तो ये जो कंडक्टिंग लूप है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है और जैसे ही ये उसको कट करती है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होता है, यानी कि एक इंड्यूस्ड करंट रिकॉर्ड होता है। तो उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंड्यूस्ड करंट जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब एक रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मींस के कोई भी एक दूसरे की तरफ दूसरे के रिलेटिव मूव करे, दोनों में से व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्रोड्यूस्ड। और अगर ये मोशन स्टॉप हो जाए तो देयर विल बी नो करंट। और अगर ये मोशन फास्टर है, यानी फास्टर द मोशन ग्रेटर द करंट, तो ग्रेटर करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स की जो कटिंग है वो फास्ट होगी और ज्यादा होगी, इसलिए ग्रेटर करंट जो है ये प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से ये अगर नॉर्थ पोल जो है, अगर नॉर्थ पोल मूव कर रहा है या कंडक्टिंग लूप नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रही है और उसके नतीजे में काउंट क्लॉकवाइज करंट रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर हम साउथ पोल को मूव करेंगे यानी फेसिंग साउथ पोल की होगी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, यानी कि पोल को रिवर्स कर देने से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी। कि करंट की डायरेक्शन जो है वो भी बदल जाएगी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग फेसिंग पोल को तब्दील कर दें। तो इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उसने एक लॉ प्रपोज किया और वो लॉ ये कहता है कि बेसिकली इंड्यूस करंट इसलिए प्रोड्यूस हुआ कि उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह की एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। इंड्यूस इसलिए कहेंगे कि ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है और जैसे ही मोशन रुकेगी ये भी रुक जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी और ये भी वहां से रिमूव हो जाएगी। सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि एक तरह की वोल्टेज है, ये प्रोड्यूस होगी इन द कंडक्टर व्हेन इट विल कट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये कट करेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को, बेसिकली जो कि फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कट करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होगी। यानी कि अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लूप पड़ी हुई है और वो लूप जो है वो उसके साथ लिंक अप करती है और वहां पर उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कट करती है, डेफिनेटली उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तब्दील हो जाएगा कटिंग की वजह से और उसके नतीजे में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। मैथमेटिकली हम इस फैक्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम इस ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फ्लक्स कट होगा, दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उतना ज्यादा
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज बी डॉट ए, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो फ्लक्स को की कटिंग कर रहा है। और अगर हम इसको इक्वेशन में तब्दील करें तो यहाँ पर कॉइल के अंदर n टर्न्स हो सकती हैं, तो जो n टर्न्स हैं दैट विल सर्व एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओवर हियर। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये फ्लक्स कितने तरीकों से कट हो सकता है, तो इसमें जो कॉजेस हो सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के, उनमें एक तो ये है कि हम मैग्नीट्यूड बदल दें, किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ही किसी वजह से तब्दील कर दिया जाए, या फिर हम कॉइल का एरिया बदल दें, कॉइल का एरिया बदल दें, और या फिर हम कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड का दरमियानी एंगल बदल दें। यानी कि कॉइल का जो प्लेन है जो सामना कर रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स का, और मैग्नेटिक फील्ड की जो अपनी ओरिएंटेशन है उसको हम उसका एंगल अगर चेंज कर दें तो उस सूरत में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को तब्दील कर सकते हैं और नतीजे में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है। इसके साथ एसोसिएटेड लॉ है लेंज लॉ, और लेंज लॉ बताता है कि इसका कॉज क्या है, और उसको हम एक नेगेटिव साइन से इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फैराडे लॉ के फॉर्मूले में हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, और इस नेगेटिव साइन की जो रीजन है वो हमें लेंजेस लॉ से पता चलती है। तो लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो अपने कॉज को अपोज, कॉज क्या है उसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए प्रोड्यूस होती है कि ना सिर्फ ये उस मोशन को अपोज कर सके जो कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान मौजूद है, बल्कि ये उस मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली को भी अपोज कर सके जो वहां पर रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है ये या ये सारा सिस्टम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब कम या ज्यादा हो जाता है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो कंडक्टर होता है उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और ये ईएमएफ एक कॉरेस्पॉन्डिंग करंट प्रोड्यूस करती है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग करंट एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है वहां पर, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का मकसद ये होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिस्टोर करे। तो अगर कटिंग की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा हो गई हैं, तो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो फ्लक्स को रिस्टोर करेगा, प्रीवियस वैल्यू को रिस्टोर करेगा। इसी तरह से अगर कटिंग की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर डिक्रीज कर गई हैं, तो सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रीवियस वैल्यू को रिस्टोर करेगा। तो इसका मतलब है कि सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड तब पैदा होगा जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट पोल्स आमने सामने होंगे, और ये यहाँ पर ये सब रीइंफोर्सिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो अगर ये अपोजिट सेम पोल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान सिमिलर पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने हैं, तो उस सूरत में कैंसलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना जो है वहां पर मकसद होगा, और ये कंडीशन उस वक्त पैदा होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा करना होगा।
तो इट मीन्स के ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मकसद क्या होता है, फ्लक्स की प्रीवियस वैल्यू को रिस्टोर करना, इसलिए ये अपने कॉज को अपोज करती है। और अगर जो है वो कंडक्टर मूव कर रहा है सपोज बार मैग्नेट की तरफ, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरीली फर्जी तौर पर हम इस सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं, अगर जो कंडक्टर है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको पीछे की तरफ धकेलेगी, यानी इसकी मोशन को अपोज करेगी। और अगर ये उससे दूर जा रहा था, ये उससे दूर जा रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको इसके वापस इसके करीब लाने की कोशिश करेगी। यानी फिजिकल मोशन के ऊपर भी असर पड़ेगा और इसको एक फ्रिक्शन फील होगी और इसकी स्पीड को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करने की, ना सिर्फ स्पीड को बल्कि डायरेक्शन को भी अपोज करने की कोशिश करेगी। और इसी तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की अपनी जो पोलैरिटी होगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। तो ये केस टू केस वेरी करता है, बट इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये अपने कॉज को अपोज करती है, एंड दिस इज व्हाट लेंज़ेस लॉ सेज, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द नेगेटिव साइन जो कि फैराडे लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपीयर होता है।